हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लास एजुकेशन। और बीसीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, उनके लिए मैं बता दूं, देखिए ये डेमो का लेक्चर आपको मिल गया होगा यूट्यूब पर। अब आगे के जो लेक्चर आएंगे वो सब ऐप पर आएंगे। अगर आपने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप पर ही आपको सारा कंटेंट अच्छी क्वालिटी में मिलता रहेगा। डेमो में आपने देख लिया होगा कि भाई किस तरह का आपको नोट्स मिल रहे हैं, किस तरह के वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं। डेमो के लेक्चर इसीलिए डाले जाते हैं ताकि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले जैसे देखिए, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं तो ये डेमो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है। आपने डेमो देखा, डेमो देख के आप ये जज करेंगे कि भाई मुझे ये कोर्स परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये भी क्या है, आपने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, चैनल पर गए, आपने वीडियो देखी, डेमो देखे सभी सब्जेक्टों के, फिर आपने देखा कि हाँ भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं तो परचेज कर लेते, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो भाई नहीं परचेज करते। यही तो है। तो ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो हर छोटी से छोटी एक्टिविटी में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे, देखिए फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सिलेबस में आपका सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंडामेंटल को समझाएंगे, ठीक। क्या फंडामेंटल है इंफॉर्मेशन सिस्टम के। और इसी टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक आपके आते हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि आज हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा इंफॉर्मेशन की बात पहले भी मैं कर चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसकी बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये बात करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम साइकिल क्या है ये बात करेंगे। एडवांटेज क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम के और डिसएडवांटेज क्या है। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में 6 टॉपिक हम कवर करने वाले, ठीक। चलते हैं बच्चों सीधे आपको लेकर फर्स्ट टॉपिक पर, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करूं तो फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के यहाँ पर जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 या 4 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे कि भाई जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके फंडामेंटल में आपको 4 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। वो 4 कॉन्सेप्ट क्या है? डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। विजडम भी कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं। कुछ बुक में आपको सिस्टम भी मिल जाएगा, तो सिस्टम भी कह सकते हैं, विजडम भी कह सकते हैं, एक ही बात, ठीक। कभी बच्चों को कुछ डाउट हो जाए इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पूरा का पूरा फंडामेंटल समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये जो ट्राइंगल की शेप में डायग्राम बना है इसे जरूर बनाइएगा, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए शुरुआत कहां से होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। जो जड़ है, जो नींव है वो है डाटा। जो जड़ है वो डाटा है, ठीक है नहीं। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले डाटा है, फिर हम उस डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करेंगे, ठीक। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी फिर आप उस इंफॉर्मेशन से क्या लेंगे? नॉलेज लेंगे कि हम इस इंफॉर्मेशन का कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने सिस्टम में या अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में या अपने किसी भी डिसीजन में किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां से आप नॉलेज मिल जाएगी। फिर उस नॉलेज को आप कहां करेंगे? अप्लाई करेंगे। उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे जिसे विजडम कहा जाए, ठीक है। तो कुल मिला के 4 आपके यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अगर मैं बात करूं डाटा की, डाटा में आपको क्या मिलेगा? इंडिविजुअल फैक्ट मिलेंगे, फिगर्स मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे, मेजरमेंट मिलेंगे। यानी जो डाटा होगा वो एक इस तरह का डाटा होगा, एक मतलब जो है अलग अलग, मतलब इस तरह का डाटा है जो मतलब उसे जिसे हमने सेग्रीगेट ना किया हो या जिसे हमने एक इंफॉर्मेशन में चेंज ना किया, वो आपका डाटा कहलाएगा। जैसे मैं करूं 1 2 3 4 5 6 ये डाटा है, मोहन सोहन राम श्याम ये डाटा है, ठीक। ये सब क्या है? डाटा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई मोहन आज शाम 5 बजे 10 किलो चीनी लेकर आया और वो 10 किलो चीनी लेकर अपने घर गया और घर जाकर उसने चाय बनाई, ठीक। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसमें मोहन आया, इसमें 10 किलो चीनी आई, इसमें शाम 5 बजे का टाइम आया, घर आया। तो ये सब जो इंडिविजुअल अलग अलग हमने इसमें वर्ड यूज किए हैं वो आपका कहलाएगा डाटा। और डाटा को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं? एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है नहीं। तो वही इंफॉर्मेशन आपके आगे यूज होती है। यानी डाटा मीनिंगलेस होगा और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होगी, ये ध्यान रखना। डाटा मीनिंगलेस है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल, ठीक। उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से ही आपको नॉलेज मिलेगी, वहां से आपको पता चलेगा
कि भाई आखिरकार ये है क्या, और फिर उसी नॉलेज का यूज आप अपने बिजनेस के लिए करेंगे। जैसे कि इंफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर, कैटेगराइज, यूजफुल और कंडेंस, कैलकुलेटेड, हर चीज आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेगी, स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेगी, या कैटेगराइज अलग अलग कैटेगरी में करके मिलेगी, यूजफुल जो यूजफुल होगी आपके लिए, जो कंडेंस होगी, और जो कैलकुलेटेड होगी, यानी पूरा डाटा मीनिंगफुल होगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, जिससे कि आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये है क्या। ठीक, इसके बाद इस इंफॉर्मेशन से आपको नॉलेज मिली, नॉलेज में आपके पास आइडिया आया, आपने लर्निंग कुछ सीखा, कुछ नोशन आपको मिले, कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिले, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको नॉलेज की फॉर्म में मिली। फिर उस नॉलेज को आपने अप्लाई किया, अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेशन किया, अप्लाइड किया, उसे रिफ्लेक्टेड किया, एक्शनेबल बनाया, एक्यूमुलेटेड किया, प्रिंसिपल बनाए, पैटर्न किया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया, तो ये सारे के सारे आपके विजडम में आ जाए। ठीक, तो कुल मिलाकर आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो फंडामेंटल है, मेन तो आपको ये चार चीजें ध्यान रखनी है कि भाई फंडामेंटल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का है उसमें चार फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। डाटा, और ये भी ध्यान रखना है सीरियल से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप नॉलेज ऊपर लग दे इंफॉर्मेशन नीचे। डाटा कन्वर्ट होगा इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी नॉलेज में, और नॉलेज कन्वर्ट होगी विजडम में। अब एक एक करके इन चारों को आपको मैं समझाऊंगा, एक एक करके चारों को समझाता हूं। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे डाटा की। डाटा क्या है? जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर में सबसे पहले नींव बनाते हैं, घर बाद में बनता है। ठीक, तो जो दिखता है वो घर दिखता है, नींव नहीं दिखती, यही है ना। तो इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में या इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा एक नींव का काम करता है। आपको डाटा कहीं दिखाई नहीं देगा, समझ में आ गई बात? आपको दिखाई देगा इंफॉर्मेशन, आपको दिखाई देगा नॉलेज, आपको दिखाई देगा विजडम, लेकिन डाटा दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो नींव है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो देखिए डाटा ये फाउंडेशन, डाटा क्या है? फाउंडेशन है, क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की नींव है। और ये इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए इट कंसिस्ट ऑफ रो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, यानी रो मटेरियल होगा एक तरह से, कच्चा माल जिसे कहते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, ये ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट नहीं होंगे, अनऑर्गेनाइज होंगे, सिस्टमेटिकल वे में नहीं होगा। ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है कि सिस्टमेटिकल नहीं है। नंबर हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकता है विदाउट कंटेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर आपको ये डाटा मिल गया कि 50,000 रुपए 100 यूनिट 19 सितंबर 2025, ये आपको एक डाटा मिल गया। अब ये 50,000 रुपए किस चीज के हैं हमें तो नहीं पता, ये 100 यूनिट किस प्रोडक्ट की है हमें नहीं पता, ये डेट कौन सी है, इस डेट में क्या हुआ था ये हमें नहीं पता, बस ये डाटा है, मुझे इतना पता है। अब जब तक मैं इस डाटा को सिस्टमेटिकल वे में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाएगी? ठीक है नहीं, तो डाटा एक मतलब आपका क्या रहता है, ये अनऑर्गेनाइज फैक्ट रहता है या रॉ मटेरियल आपका होता, इससे कोई मीनिंग नहीं निकलता। इससे आप खाली डाटा को अगर आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो देखिए अलोन डाटा है लिटिल मीनिंग, डाटा अकेले एक बहुत ही मतलब लिटिल मीनिंग होता है, मतलब अर्थलेस होता है, ये मान के चले, बट रिप्रेजेंट पोटेंशियल फॉर फर्दर यूज। लेकिन अगर हम इसका फर्दर यूज करें, इसकी प्रोसेस करें, तो ये पोटेंशियल रखता है मीनिंग, मतलब किसकी? इंफॉर्मेशन की, कि आप इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसे प्रोसेस करना जरूरी होता है। तो यहां हम क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद वो डाटा एक एग्जैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये जो डाटा गिवन है आगे मैं किस तरह से इंफॉर्मेशन में बदलूंगा ये भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए नेचर कैसी रहती है इसकी, नंबर की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है नहीं, खाली ऐसा ही नहीं कि भी खाली टेक्स्ट ही मिलेगा, नंबर की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये आपका डाटा रहे। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक कस्टमर का नेम रवि कुमार है, तो ये आपके लिए डाटा हो गया कि रवि कुमार एक कस्टमर है। आपके पास सेल्स की फिगर आ गई कि भाई 50,000 रुपए की सेल हुई, किसकी सेल हुई, किस प्रोडक्ट की सेल हुई ये नहीं पता, बस पता कि 50,000 की सेल हुई। आपको पता है कि आज जो डेट है वो 19 सितंबर की, तो इससे कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता, लिटिल मीनिंग निकलते हैं। आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो आपका जो डाटा है, देखिए डाटा अलोन डज नॉट टेल यू मच, अकेला डाटा आपको कुछ नहीं बता सकता। इट जस्ट द रो इनपुट, ये केवल एक रो इनपुट है। तो डाटा को आप समझ गए होंगे कि डाटा है क्या। डाटा तो सिर्फ यह है जैसे कि भाई हमें मान लिया सब्जी बनानी कि भाई आज पनीर बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, पनीर लेके आओगे, टमाटर लेके आओगे, प्याज लेके आओगे, सब चीजें लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें, आपका रिफाइंड लगेगा, बटर लगेगा, जो भी आपको डालना है, नमक मिर्च जो भी है। तो ये सब डाटा ये सब हमारे लिए डाटा हो गया,
क्योंकि जब तक आप पनीर को अलग रखा, प्याज अलग रखे, आपने सब चीजें अलग अलग रख दी, तो वो क्या है, ये रॉ मटेरियल है, डाटा है। लेकिन जब आप प्याज टमाटर को काट के और पनीर को फ्राई करके जब बिल्कुल उसकी सब्जी बनाएंगे, तो फिर आप कहेंगे भाई स्वाद आ गया। यानी आपने उसे इंफॉर्मेशन में चेंज कर लिया। जो पनीर प्याज टमाटर जो कच्चे रखे थे वो मीनिंगलेस थे आपके लिए, लेकिन जैसे ही आपने उसका क्या किया, उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आई और आपको लगा कि हाँ भाई ये तो भाई वाकई बढ़िया बना हुआ है, ठीक है नहीं। तो वही काम हम यहाँ करते हैं, पहले छोटे छोटे डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आपको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए व्हेन डाटा इज प्रोसीड स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल वे इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। जब हम डाटा को प्रोसीड करते हैं तो वो आपका मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन आंसर बेसिक क्वांटिटी लाइक हु व्हाट वेयर एंड व्हेन। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह की होगी, आपको इंफॉर्मेशन जब आपको मिलेगी तो आपको ये जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो उनका आंसर देगी। क्या देगी कि भाई हु कौन, व्हाट क्या, वेयर कहां, व्हेन कब, कब कहां कैसे जिसे कहा जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होगी इससे आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं कहूं रवि कुमार, तो कहेंगे भाई रवि कुमार क्या, रवि कुमार तो डाटा है, तो वहां से क्या कहेंगे क्या। मैंने कहा भाई 50,000 रुपए की सेल हुई, तो आप कहेंगे कब, कब हुई 50,000 की सेल, ठीक। या वेयर कहां हुई, किस जगह पर हुई, ठीक। ये सब चीजें होंगी, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं, अनऑथराइज्ड डाटा जो आपका होता है, जो आपको कच्चा माल जिसे कहते हैं कि जो मीनिंगलेस है, वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप डाटा को इंफॉर्मेशन में कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं कि राम कौन था, उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, किस डेट में खरीदा, कितने रुपए की सेल हुई, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पर एग्जांपल लिया, देख 100 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट वर सोल्ड ऑन 19 सितंबर 2025 जनरेटिंग 50,000 रेवेन्यू। ये आपके पास डाटा था, आपके पास 100 डाटा था, आपके पास 50,000 सेल का डाटा था, आपके पास डेट थी, लेकिन इसे आप ये नहीं बता सकते थे कि यह है क्या। अब मैंने यहां पर उस रो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कलेक्ट कर लिया, तो आपको ये पता चल गया कि ए प्रोडक्ट था जिसकी 100 यूनिट थी, ठीक है नहीं, और उन 100 यूनिट को 19 सितंबर 2025 को सोल्ड किया गया और वहां से 50,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब देखिए जो रो डाटा था वो रो डाटा आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। आप यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि किस डेट में किसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, कितने का वहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ। मिल गए ना सबके जवाब, आपको हु व्हाट वेयर एंड व्हेन सबके जवाब यहां पर मिल गए। तो ये होती है इंफॉर्मेशन, जो डाटा को एक मीनिंगफुल वे में आपको रिप्रेजेंट करती है, जिसका एक मीनिंग निकलता है, ठीक है नहीं, ये है। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि जो इसकी नेचर होती है। जैसे नेचर की अगर मैं बात करूं, नेचर मैंने आपको यहां नहीं समझाई, देखिए नेचर है तो मैंने आपको बता दी थी इसमें। जो आपकी फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन की जो नेचर होती है, इंफॉर्मेशन की नेचर क्या होती है, डाटा प्लस कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू इंफॉर्मेशन। यानी डाटा को जब हम, जो डाटा हमारा अर्थहीन है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जब हम उसका मीनिंग निकालना शुरू करते हैं तो वो आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वहां हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। उसको जो क्वेश्चन हमारे होते हैं उनका आंसर आपको मिल जाए, ठीक। तो आपकी जो नेचर होगी आप इसमें लिख सकते हैं कि डाटा प्लस कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू इंफॉर्मेशन होती है, ठीक। आगे चलते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इन बिजनेस, बिजनेस में इसका क्या एग्जाम्पल है, देखिए रवि कुमार परचेज गुड वर्थ 50,000 ऑन 19 सितंबर 2025। ये भी जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया था इस तरह का ही है। यहाँ पर रवि कुमार एक डाटा है, 50,000 एक डाटा है, 19 सितंबर 2025 एक डाटा है। इन तीन डाटा को लेकर आपने यहाँ पर उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दी, ठीक। तो इस तरीके से आप डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए नाउ डाटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड। जब आप डाटा पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे इट बिकम्स यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। तो ये आपके लिए यूजफुल होगा, जिसे आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद आपको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है और उस इंफॉर्मेशन का बिजनेस में यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको पता है पहले डाटा आया फिर इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी नॉलेज में। तो यहाँ पर आप जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो इन्फॉर्मेशन को, डाटा को प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद नॉलेज मिली। क्या मिली? नॉलेज। अब नॉलेज को समझते हैं, नॉलेज क्या, नॉलेज क्या है। अब देखिए एक बात बताइए, जैसे कि एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को जब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है तो यहां से मुझे क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी। यहां से मुझे नॉलेज मिलेगी, मीनिंग के साथ साथ आपको नॉलेज होगी कि भाई किस डेट में कितनी कितनी सेल हुई। आपको ये तो एक नॉलेज, ये तो एक सेंटेंस है। ऐसे ऐसे बहुत सारे डाटा से आप हजारों सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। फिर उससे आप टेबल बनाएंगे कि भाई किस डेट में कितनी सेल हुई, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप एक ऐसा डाटा निकाल सकते हैं। आप ये बता देंगे कि अगले साल इस डेट में लगभग कितनी सेल होगी या इस त्योहार पर कितनी सेल होगी। आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी सेल किस मंथ में ज्यादा है, किस मंथ में कम। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो ये नॉलेज आपको किससे मिली? इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, जब आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी। ठीक है नहीं? तो नॉलेज को समझते हैं। देखिए नॉलेज क्या है, तो देखिए नॉलेज अराइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज इंटरप्टेड। जब हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट कर लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, उसे एक सिस्टमेटिकल वे में जनरेट कर लेंगे तो वो आपकी नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरप्टिंग, एनालाइज एंड कंबाइंड विद एक्सपीरियंस, और उसमें फिर हम अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी को जो चलाते हैं तो जो मैनेजर उसके अंदर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी नए बंदे को उठा के मैनेजर बना दिया। मैनेजर आपको हर जगह ज्यादातर उम्र दराज ही मिलेंगे, 40, 45, 50 साल के। क्यों? क्योंकि हर चीज को, जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को जो आपको नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे उसमें एक्सपीरियंस लगता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाएंगे, आप उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाएंगे, आप उसे कैटेगराइज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है नहीं? तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो एक्सपीरियंस होता है उसे, उस नॉलेज को एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करेंगे, वहां से आप नॉलेज गेन करेंगे। और इट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड आंसर हाउ एंड व्हाई। यहां से आपको इसका आंसर मिलेगा हाउ, ठीक है नहीं, कैसे, और व्हाई, क्यों। कैसे और क्यों, इन सब का जवाब आपको नॉलेज से ही मिलेगा। इसका जवाब आपको इंफॉर्मेशन से नहीं मिलेगा, हाउ एंड व्हाई का, वहां व्हेन, व्हाट, वेयर का मिलेगा। ठीक है नहीं? ये हो गया। तो ए मैनेजर में रिकॉग्नाइज दैट सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। अब देखिए कोई मैनेजर है, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर की आवश्यकता होती है। तो मैनेजर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ए है आपका, क्या है, प्रोडक्ट ए की सेल को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि एक प्रोडक्ट उसने बनाया, उसकी सेल को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसकी सेल के बारे में पता कर रहा है। तो वो क्या करेगा, देखिए वो जितनी भी आपको यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिली, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एक प्लान बनाए कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसकी सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए। देखिए ऑलवेज इंक्रीज बिफोर फेस्टिवल एंड प्लान इन्वेंटरी अकॉर्डिंगली। उसने पूरा डाटा कलेक्ट करके, डेट वाइज कलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अपना एक्सपीरियंस लगाकर ये चीज निकालनी कि हमारा जो प्रोडक्ट ए है ये किस मंथ में ज्यादा बिकता है, किस मंथ में इसकी सेल कम रहती है, किस मंथ में ज्यादा रहती है, किस फेस्टिवल पर इसकी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा रहेगी। जैसे अगर मैं दूध की बात करूं, मान लिया आपका दूध का बिजनेस है, तो आपको पता है कि ईद के त्योहार पर दूध की सेल बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हर चीज की जो है सेल वो हर फेस्टिवल पर या अकॉर्डिंग टू द मंथ, अकॉर्डिंग टू, जैसे कोल्ड ड्रिंक की अगर मैं बात करूं आपको, जैसे कोल्ड ड्रिंक की कोई कंपनी है तो कोल्ड ड्रिंक वालों को पता है कि जब भी समर, जब आपका जो है गर्मियों का मौसम आएगा तो उस समय क्या होगा, गर्मियों के मौसम में सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, किसकी, आइसक्रीम की, कोल्ड ड्रिंक की। लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होंगी तो सेल डाउन हो जाएगी। तो उनके पास पूरा डाटा रहता है कि किस मंथ में कितनी सेल रहती है, वो उसी हिसाब से प्रोडक्शन कराते हैं, उसी हिसाब से इन्वेंट्री को तैयार करते हैं। इन्वेंट्री मतलब जो स्टोर है जहां पर कच्चा माल मंगाते हैं वो उसी हिसाब से तैयार रखते हैं। मान ली मेरी एक कंपनी है, मुझे ये पता है कि भी अगले महीने क्या होगा, अगले महीने ये त्योहार आने वाला है तो इसकी सेल बढ़ने वाली है। तो आपको पता है जब सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनाना पड़ेगा, और जब प्रोडक्ट ज्यादा बनाना पड़ेगा तो आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा मंगाना पड़ेगा। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो भले ही सेल बढ़ती रहे, आप प्रोडक्शन ही नहीं करा सकते। ठीक है नहीं? तो उसके लिए इन्वेंट्री वगैरह की सबकी आपको क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी पहले से। ठीक, तो जो नॉलेज आपको मिलेगी, नॉलेज गाइड एक्शन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय कनेक्टिंग पैटर्न एंड ट्रेंड। नॉलेज से आप क्या करेंगे, एक्शन को गाइड करेंगे, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका पैटर्न है, जो पैटर्न बन के आ रहा है कि भाई किस महीने में सेल ज्यादा है, किस महीने में कम है, उन सब पर डिसीजन लेंगे कि भाई आगे हमें क्या करना है। ठीक है नहीं? मान लिया मुझे ये पता चल गया कि भाई 2023 में मार्च के महीने में इतनी सेल हुई और 2024 में मार्च के महीने में सेल 10% बढ़ गई,
तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस बार भी सेल 10% इंक्रीज होगी, तो उसी हिसाब से मैं प्रोडक्शन को तैयार रखूंगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए नॉलेज आपको कैसे मिली, आपने इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेशन किया, उस पर एक्सपीरियंस को लागू किया, एक्सपीरियंस लगाया अपना, तो इन तीनों को मिलाकर आपको क्या मिली, नॉलेज मिल गई। यानी जो आपको इंफॉर्मेशन मिली उस इंफॉर्मेशन को आपने सिस्टमेटिकल वे में अरेंज किया, फिर उस पर अपना एक्सपीरियंस लगाया, जो आपको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, एक्सपीरियंस लगाने के बाद फिर आपको वहां से नॉलेज गेन हुई कि हाँ इससे मुझे ये बेनिफिट मिला, इससे हमारे बिजनेस को ये बेनिफिट हो सकता। ठीक, अब देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कि बिजनेस में इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए फॉर सेल रिकॉर्ड ए मैनेजर नोटिस कस्टमर बाई इट बिफोर फेस्टिव सीजन देयरफॉर स्टॉक लेवल शुड बी इंक्रीज बिफोर फेस्टिवल। यानी पूरे डाटा को पढ़ने के बाद, उस पर एक्सपीरियंस लगाने के बाद, पूरी नॉलेज के बाद आपको यह पता चल गया कि भाई फेस्टिवल सीजन से पहले कस्टमर इसे बाई करता है, कस्टमर इसे बाई करता है। आपने देखा होगा भाई जब दीपावली का त्योहार आता है तो सोने चांदी की दुकानों पे भीड़ लग जाती है, और कुछ नहीं तो भी चांदी का सिक्का तो खरीद ही लाते हैं। आप अगर किसी भी ज्वेलर्स के शोरूम में जाएंगे तो उसके पास जो चांदी के सिक्के होते हैं उसका सबसे ज्यादा कलेक्शन कब मिलेगा, उसका सबसे ज्यादा कलेक्शन दीपावली से 10-15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, वरना पूरे साल आप जाएंगे उसके बाद इतना कलेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भाई जो आपके चांदी के सिक्के होते हैं इसकी डिमांड दीपावली के आसपास ज्यादा होती है। तो ये कहां से निकल के आया, ये सारा का सारा डाटा से ही तो निकल के आया। जो डाटा आपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट की, फिर से नॉलेज में कन्वर्ट किया, उस नॉलेज पर फिर अपना एक्सपीरियंस लगाया, तब जाके वहां से आपको पता चला। ठीक है, तो देखिए नॉलेज अनेबल डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन। ठीक, नॉलेज किसके लिए अनेबल होगी, डिसीजन मेकिंग के और स्ट्रेटेजिक एक्शन के लिए। जब आप इस नॉलेज पर आप डिसीजन लेंगे या इस पर कोई एक्शन अप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा विजडम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विजडम में। देखिए नॉलेज को जब हम प्रोसेस करेंगे, नॉलेज को प्रोसेस करने के बाद आप उसे विजडम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है नहीं, और विजडम में देखिए क्या होगा, विजडम में आपको क्या करना है, यहाँ पर एट द हाईएस्ट लेवल, विजडम जो है हाईएस्ट लेवल है डाटा का। जब हम इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम किस में चेंज कर रहे हैं, नॉलेज में चेंज कर रहे हैं, फिर उस नॉलेज को हम हाईएस्ट लेवल पर लेके जाते हैं, सिस्टम में लेके जाते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, विजडम कह सकते हैं, वहां पर इसका यूज करते हैं। देखिए इन्वॉल्व अप्लाइंग नॉलेज विद जजमेंट, हम क्या करते हैं उस नॉलेज को जजमेंट के साथ अप्लाई करते हैं। ठीक, ऐसे नहीं कि ऐसी नॉलेज को आपने अप्लाई कर दिया, जजमेंट के साथ करेंगे कि हाँ मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले सालों के सिनेरियो से ये पढ़ पा रहा हूं। ठीक, ethics and foresight wisdom answer what should be done in alignment with organization goal। यानी यहां से आपको विजडम में, विजडम इस बात का आपको आंसर देगा कि भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, अपने बिजनेस के गोल को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जवाब आपको विजडम देगा। ठीक, एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, और लंबे समय तक बने रहने के लिए, लंबे समय तक प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको विजडम से पता चले। लेकिन विजडम तक आप कैसे पहुंचे, डाटा से पहुंचे, डाटा से इंफॉर्मेशन पे पहुंचे, इंफॉर्मेशन से नॉलेज पर पहुंचे, और नॉलेज से पहुंचे आप विजडम पर। क्लियर हो गई बात। चलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बियॉन्ड सिंपली इंक्रीज स्टॉक ए वाइज डिसीजन में बी डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट और ए लॉन्च ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, सिंपली इंक्रीज स्टॉक, स्टॉक को सिंपली इंक्रीज करने के लिए आपने क्या किया, ए वाइज डिसीजन, आपने वाइज डिसीजन लिया, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया, और लॉन्च ए लॉयल्टी प्रोग्राम, एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाया जिससे कि कस्टमर से रिलेशनशिप बन पाए। बात समझ में आ गई। जैसा आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, जनरली जैसे कि शेयर मार्केट अगर आपको बारे में अगर आप जानते हो तो शेयर मार्केट में एक आईपीओ आता है। तो जब आईपीओ लॉन्च होता है तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई जैसे एलआईसी ज्यादातर क्या होता है, जितने भी आपके जो है ये मान के चलिए कि भाई जितने भी मतलब इंडिया में लोग रहते हैं तो सभी ने कोई ना कोई एलआईसी करा रखी होगी। तो एलआईसी के टाइम पे क्या होता है, जब एलआईसी का आईपीओ लॉन्च हुआ तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर किसी ने एलआईसी खरीद रखी होगी, किसी के पास एलआईसी होगी और वो आईपीओ के लिए अगर अप्लाई करता है तो हम उसे इतना बेनिफिट देंगे, उसके लिए शेयर का प्राइस कम रहेगा। तो उसने क्या किया, एलआईसी ने कस्टमर से रिलेशनशिप बनाई और एक लॉयल्टी प्रोग्राम चला दिया। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है। जैसे कि आप दीपावली पर देखेंगे भाई सैमसंग वालों ने चला कि पुराना टीवी लाओ नया ले जाओ, सैमसंग का पुराना टीवी लाओ नया ले जाओ।
तो पुराना टीवी वो 1000 2000 3000 रुपए में खरीद लेते हैं, ठीक है नहीं, और नया आपको दे देते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ भाई, पुराना जो उन्होंने खरीदा वो उससे भी पैसा कमाएंगे, उसके जो पार्ट होंगे अंदर जो सही होंगे उन्हें आगे यूज कर लेंगे, और जो उन्होंने नया दिया वहां भी प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, कस्टमर रिलेशनशिप भी बन गई और लॉयल्टी प्रोग्राम भी आपका लॉन्च हो गया। तो इस तरीके से जो कंपनी, मैं आपको बताऊं, कंपनी जो भी प्रोग्राम लॉन्च करती है, हमें लगता है कि वो हमें फायदा हो रहा है, लेकिन असली फायदा होता कंपनी वालों को ही। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कहीं भी सेल चल रही है, ठीक है नहीं, तो वो सेल अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, हमारे फायदे के लिए नहीं है, उसमें भी बिजनेस वाले का ही फायदा, ठीक है, ये है। तो इसे बिजनेस माइंड कहा जाता है। तो यहां पर आपको विजडम तक पहुंचने के लिए डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, तीनों को प्लस करके आपको यहां पर विजडम मिला, ये इसकी नेचर होगी। एग्जाम्पल में अगर बिजनेस में बात करूं, देखिए, इंस्टेड ऑफ ओनली ऑफरिंग डिस्काउंट, लॉन्च ए लॉयल्टी प्रोग्राम, बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप एंड ब्रांड ट्रस्ट, ठीक है नहीं। जैसे कि आपने क्या किया, डिस्काउंट चला दिया, जैसे कि दीपावली वगैरह पर क्या होता है कि डिस्काउंट चल रहा है, जो फ्रिज 12,000 का मिल रहा था 10,000 का मिल रहा है, आपने फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी देखी होगी। तो हम क्या करते हैं कि कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने के लिए डिस्काउंट लॉन्च कर देते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं, किसके लिए, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए। भाई अगर मैं आप देखूं कि भाई मुझे 12,000 का सामान 10,000 में मिल रहा है, तो मैं खुद 2-3 लोगों को बताऊंगा कि यार वो 10,000 का मिल रहा है, देख ले अगर लेना है तो। मैं उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा हूं, उन्होंने तो चलाया प्रोग्राम, लेकिन हम क्या करते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं, सबको बताते हैं यार कल मैंने टीवी खरीदा 12,000 का था, 10 का मिल गया, ठीक है नहीं। तो आप 10 लोगों को बताओगे, 10 में से 1-2 और खरीद लेगा, क्या मुझे भी खरीदना था, ठीक। तो फायदा किसका होता है, कंपनी का होता है। तो विजडम प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विजडम जो है अंडरस्टैंडिंग का हाईएस्ट लेवल है, यानी डाटा को यूज करने का ये हाईएस्ट लेवल है, ठीक। गाइडिंग सस्टेनेबल एंड एथिकल बिजनेस ग्रोथ, किसकी, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, गाइड करने के लिए विजडम आपका क्या रहेगा, हाईएस्ट लेवल रहेगा। यानी डाटा को हम विजडम लेवल पर ले जाकर तब जाकर अप्लाई करते हैं किसी भी इंडस्ट्री। बात समझ में आ गई। डाटा कन्वर्ट होगा इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी नॉलेज में, और नॉलेज कन्वर्ट होगी विजडम में, और विजडम में जब आप उसे अप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगी कस्टमर से, और आपका जो है लंबे समय तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डाटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस पे, कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए जनरली आप समझ गए होंगे कि डाटा अनप्रोसीज होता है और इंफॉर्मेशन प्रोसीज होती है। डाटा मीनिंगलेस होता है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो इसके हम इंफॉर्मेशन जो हम डिफरेंस लिख रहे हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए रो अनप्रोसीज फैक्ट, नंबर, सिंबल और ऑब्जर्वेशन कुड बी इन एनी फॉर्म, टेक्स्ट, नंबर, इमेज एटसेट्रा। यानी डाटा क्या है, आपका रो मटेरियल है या अनप्रोसीज फैक्ट है, ठीक, जो नंबर की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में या ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक। और कुड भी एनी फॉर्म, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर की फॉर्म में भी, इमेज की, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन किसकी, डाटा। और इंफॉर्मेशन देखिए, डाटा हैज बीन प्रोसीड, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर इन ए मीनिंगफुल वे, इंटरप्टेड डाटा विच इज यूजफुल। आपने डाटा को प्रोसीड किया, ऑर्गेनाइज किया और उसे स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आए, और वहां से आपको एक मीनिंगफुल, उसका एक मीनिंग निकल के आया, ठीक है नहीं। यानी जो मीनिंगलेस था आपने उसे मीनिंगफुल में चेंज कर ली, ठीक है नहीं। और जैसे ही वो मीनिंगफुल वे में चेंज हुआ तो वहां से आपको क्या मिल गया, एक इंटरप्टेड डाटा मिल गया। इंटरप्टेड डाटा एक सिस्टमेटिकल डाटा मिल गया जिसे आप फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई। पर्पज क्या है, देखिए डाटा को कलेक्ट करने का पर्पज क्या है, देखिए टू कैप्चर रियलिटी, सर्व्स एज इनपुट, इट हैज पोटेंशियल बट बाय इटसेल्फ मे नॉट बी यूजफुल। यानी देखिए जो पर्पज है डाटा का वो ये है कि भाई इंफॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करनी है तो पहले आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग डाटा जो आपका है वो क्या है, वो आपका यूजफुल नहीं है। देखिए इसने क्या कहा, इट हैज पोटेंशियल, इसके अंदर पोटेंशियल तो है, बट बाय इटसेल्फ मे नॉट बी यूजफुल, लेकिन अकेले ये यूजफुल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि भाई एक परिवार है, एक परिवार में 4 लोग हैं, तो चारों एक दूसरे की ताकत है, ठीक है नहीं। हम मान ले भाई कोई भी है परिवार में तो उसे पता है कि मेरे पापा हैं, भाई कुछ भी होगा तो मेरे पापा संभाल लेंगे, या घर में मेरी मम्मी है तो मुझे खाना मिलेगा, मेरी बहन है मेरा ध्यान रखेगी, है ना। तो क्या है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सब मतलब एक तरह से आप जो 4 मेंबर है वो चारों डाटा है। अगर 4 में से मान लिया एक सिंगल की बात करें,
अगर आप ये सोच लें कि भाई आपके परिवार मतलब आपके जो पापा मम्मी बहन सब 10-15 दिन के लिए 20 दिन के लिए घूमने चले गए, तो क्या आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। आपको अच्छा खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको जो है आपकी जो भी पापा आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो पूरी होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो डाटा अकेला पड़ गया, वो मीनिंगलेस हो, ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से डाटा जो है जब हम कलेक्ट करते हैं डाटा को उसे एक मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करते हैं तभी उसका वो यूजफुल है, अलग अलग डाटा यूजफुल नहीं है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन में देखिए टू इन्फॉर्म एट डिसीजन मेकिंग आंसर क्वेश्चन गिव कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। इसका जो पर्पज है, इंफॉर्मेशन का पर्पज है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिसीजन मेकिंग करना, क्वेश्चन के आंसर देना, जो भी हाउ जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट व्हेन वेयर उनके आंसर देना, और गिव कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग और एक मीनिंग को जनरेट करना, ठीक है नहीं। ये आपका इंफॉर्मेशन का पर्पज रहता है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, देखिए 23 क्या है? डाटा है, ब्लू डाटा है, 5/5/2025 एक डेट है लेकिन डाटा है, $1000 डाटा है, डिस्क्रीट फैक्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट, ये एक डिस्क्रीट फैक्ट आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब आप कहेंगे सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि डाटा है क्या, ठीक है नहीं, ये किस डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉलर क्या बता रहा है, ये 23 क्या है मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है नहीं। लेकिन जैसे मैंने इसे कन्वर्ट किया, देखिए ऑन 5 मई 2025 सेल वर $1000 विच इज 20% हायर देन एवरेज। जैसे आपने इस डाटा को यहां पर अरेंज किया, तो अरेंज करने के बाद आपको पता चल गया कि ये डाटा कहना क्या चाह रहा था। ये कहना चाह रहा है कि 5 मई 2025 को $1000 की सेल हुई और जो 20% ज्यादा है एवरेज सेल से। तो देखो यहां तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा था लेकिन यहां पूरी चीजें समझ में आ गई। तो यही तो है इंफॉर्मेशन और ये है डाटा, ठीक। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो एग्जांपल था वैल्यू, इसकी वैल्यू लोअर होगी। अगर आपके पास डाटा है आप इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये आपके लिए बेकार है, अगर आप इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। लोअर होगी अंटिल प्रोसीड होगी, यानी प्रोसीड अब तक नहीं हुई है। वैल्यू डिपेंड ऑन हाउ इफ इट इज ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्टेड, यानी ये वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि आप इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप इसे सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन की वैल्यू है, देखिए जैसे सेंटेंसेस की तो वैल्यू है, इसका तो मीनिंग निकल रहा है, तो इसकी वैल्यू हायर रहेगी बिकॉज इट गाइड अंडरस्टैंडिंग डिसीजन एक्शन, क्योंकि आप इसे समझ सकते हैं। ये पूरा लाइन कुछ ना कुछ मीनिंग आपको देगी और यहां से कुछ ना कुछ डिसीजन आप बना सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन आप यहां पर ले सकते हैं, तो ये मीनिंगफुल है आपके, ठीक है। और डिपेंडेंस, ये डिपेंडेंसी क्या है इसकी, देखिए अगर मैं डाटा की बात करूं, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, डाटा किसी पर डिपेंड नहीं करता। देखिए जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तो डाटा पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? नहीं आएगी ना। इंफॉर्मेशन के लिए डाटा चाहिए, क्योंकि डाटा को ही प्रोसेस करके आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, अब डाटा क्या है? डाटा तो आपका डिपेंडेंट है ही नहीं किसी पर, ठीक, क्योंकि डाटा के नीचे कुछ नहीं है, डाटा से शुरुआत होती है, तो डाटा तो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट कैन एग्जिस्ट अलोन। इट जैसे कि 50 है, रेड है, बट मे नॉट मेक सेंस विदाउट कॉन्टेक्स्ट, ठीक। ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है और ये अकेला ही रहता है, अकेला ही रहेगा। जैसे 50 है तो ये डाटा है, मुझे पता है, इसे किसी और की आवश्यकता नहीं है डाटा, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, डाटा है, ठीक। और लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकले, ये है वो। और यहां पर जो आपका इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड होगी डाटा पर, डिपेंड ऑन डाटा, इट नीड डाटा प्लस मीनिंग प्लस कॉन्टेक्स्ट, लाइक 50 स्टूडेंट पास द एग्जाम। जैसे यहाँ पर 50 दिया गया था, तो मैंने यहाँ पर इसका क्या, मुझे यह पता चला कि एग्जाम में 50 स्टूडेंट आपके पास हो गए। तो यहाँ तो 50 का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ समझ में आ गया कि भाई एग्जाम में 50 स्टूडेंट इस बार पास हुए। तो आप ये निकाल सकते हैं कितने % रिजल्ट आया, कौन टॉपर रहा, किसके नंबर ज्यादा है, किसके कम है। तो ये मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके से 5 पॉइंट में लिख दीजिएगा, नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपसे ये पूछ सकता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है या इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंपोर्टेंस क्या है। तो इंपोर्टेंस जो है आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है लगभग 10 है। जैसे कि फर्स्ट है यूजर ओरिएंटेड। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आपका वो इस तरह का होना चाहिए जिसे हम यूज कर सके। ऐसा ना हो कि जो उसे यूज कर रहा है, मान लिया कोई मोबाइल आप ले आए और वो मोबाइल आपसे चलाना ही नहीं आता, तो वो तो आपके लिए बेकार हो गया ना, आपके लिए तो कबाड़ है वो अगर आपको चलाना नहीं आता,
ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम भी यूजर ओरिएंटेड होनी चाहिए, यूजर के हिसाब से होनी चाहिए, यूजर उसे समझ सके, क्योंकि जब वो समझेगा, उससे नॉलेज गेन करेगा, तभी तो विजडम तक पहुंचेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, देखिए एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मेड फॉर पीपल हु यूज इट। भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपल के लिए तो बनी है, जो से यूज करेगा, ठीक है नहीं, और जो यूज करेगा वो समझ नहीं पा रहा तो बेकार। इसलिए कहा जाता है कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर होनी चाहिए कि वो यूजर ओरिएंटेड हो। क्लियर हो गई बात? जो उसे यूज कर रहा हो उसे पता हो, वो उसका मीनिंग निकाल सके। तो देखिए इट प्रोवाइड यूजफुल एंड क्लियर इंफॉर्मेशन दैट हेल्प देम इन डेली वर्क। यानी यहां से जो भी आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलेगा उससे आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिससे आप डेली यूज कर सके। बात समझ में आ गई? व्हेन डिजाइन फॉर यूजर्स इट सेव टाइम। जब हम इसे किसी भी यूजर्स के लिए डिजाइन करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं, तो यहां से टाइम बचेगा, कंफ्यूजन रिड्यूस होगा, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होने का, एंड हेल्प पीपल टेक बेटर डिसीजन क्विकली, और वो बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। तो जो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बना रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा को इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में, विजडम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यूजर ओरिएंटेड हो। जो मतलब आपने जैसे कोई चार्ट बनाया कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमने एक चार्ट पर उतार दी, तो वो चार्ट समझ सके, ठीक है नहीं, इस तरह का आपका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड आता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोसीज करने के बाद ही वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। आप जानते हैं अगर आपने डाटा को प्रोसीज ही नहीं किया तो वो आपके लिए मीनिंगलेस। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये भी होना चाहिए कि सारा का सारा डाटा प्रोसीज होना चाहिए। प्रोसीज के बाद ही उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा, वो आपके काम के लायक बनेगा। तो उसने एक आदत सिस्टम कलेक्ट वो डाटा लाइक नंबर और फैक्ट देन चेंज इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि आपने डाटा को आगे भेज दिया बिना प्रोसीज किए, आप डाटा को आगे तब भेजेंगे जब आपसे प्रोसीज कर लेंगे। प्रोसीज करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखिए फॉर एग्जांपल सेल्स नंबर बिकम सेल्स रिपोर्ट। जैसे कि सेल्स रिपोर्ट के पहले सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, सेल्स नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्स रिपोर्ट में। जो भी सेल्स के नंबर आ रहे हैं उनकी आप एक अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे जो कि प्रोसीड होगी और समझ में भी आएगा कि हाँ भाई किस डेट में कितनी सेल हुई, किस साल कितनी सेल बढ़ी, वो सब चीजें ऐसी हो जानी चाहिए। अगर आप खाली सेल नंबर को आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए, तो दिस मेक डाटा इजर टू अंडरस्टैंड सो मैनेजर एंड स्टाफ कैन यूज इट फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन। यानी डाटा आपका ऐसा होना चाहिए जिसे आप अच्छे से समझ सके और समझेंगे जब वो प्रोसीड होगा, ठीक, जिससे कि मैनेजर या स्टाफ उसे अच्छी तरीके से प्लान कर सके, अच्छे डिसीजन ले सके। तो दो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल गई कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए और डाटा आपका प्रोसीड होना चाहिए, प्रोसेसिंग में होना चाहिए। प्रोसेस के बाद ही आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर आप एक इंफॉर्मेशन किसी से शेयर कर रहे हैं तो वो सभी डिपार्टमेंट से शेयर हो जानी चाहिए। पता चला कि एक को तो पता है उस बात का, दूसरे को पता ही नहीं है, तो दूसरे को जब पता ही नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट को, तो वो अप्लाई कैसे करेगा, दिक्कत होगी नहीं होगी। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। देखिए एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपनी। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग पार्ट को पहुंचानी जरूरी है। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन भी जरूरी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप आगे भेज रहे हैं तो वो सभी डिपार्टमेंट को भेजनी चाहिए, ठीक है नहीं। मान लिया आपकी कंपनी ने कोई पॉलिसी लागू की कि भाई आज से हम ये पॉलिसी लागू करेंगे। अब वो फाइनेंस वालों को पता है, एचआर वालों को पता है, लेकिन मार्केटिंग वालों को तो पता ही नहीं। अब जब मार्केटिंग वालों को नहीं पता तो वो कस्टमर तक चीजें जाएंगी नहीं, भाई कस्टमर तक तो मार्केटिंग वाला ही पहुंचाएगा। अब वो फाइनेंस और एचआर को पता ही नहीं, वो चीजें, वो जो हमने स्कीम लागू की थी वो ऑफिस तक ही रह गई, कस्टमर तक पहुंची नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं था। फाइनेंस एचआर को पता था, मार्केटिंग को नहीं पता था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें इंटीग्रेशन जरूरी है। आपके बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो देखिए बाय कनेक्टिंग डिपार्टमेंट इट रिमूव डुप्लीकेशन, इंप्रूव टीम वर्क एंड गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ
द वूल बिजनेस इंस्टेड ऑफ शोइंग ओनली स्मार्ट पार्ट। ठीक है नहीं, यहां से जब आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो आप देखेगा वहां से टीम वर्क इंप्रूव होगा, क्योंकि जब सब चीजें हम एक दूसरे से सर्कुलेट करेंगे तो टीम वर्क बढ़ेगा। ठीक है नहीं, हर टीम मिलकर काम करेगी। ठीक, आपका जो डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन का मतलब कि भाई मान लिया कोई काम मुझे करना और वो दूसरे को भी करना है, तो अगर आपको ये पता है कि भाई इस काम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक, और आपने ये बताया नहीं दूसरे को कि भाई ये वाला पार्ट आपको करना है, ये वाला मुझे करना है, आपने क्या किया, आपने दोनों ने सेम पार्ट कर दिया। फिर जब आप शाम को मिले कि भाई आज कितना काम हो, कि मैंने तो ये किया, कह अरे यार ये भी मैंने भी यही कर दिया, आपको तो दूसरा करना था। वो कहेगा मुझे तो आपने बताया ही नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से ही कर रहा था। तो क्या होगा, डुप्लीकेशन हो गया, टाइम खराब हुआ, मनी वेस्ट हुई नहीं हुई। तो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को घाटा हो रहा है। फिर आता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो गलत इंफॉर्मेशन तो वही दिक्कत कर देगी, है ना। तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए। आप उस पर ऐसा ना हो कि भाई आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जिससे नुकसान हो गया, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट और रिलायबल होना जरूरी है। तो देखिए, द सिस्टम गिव करेक्ट एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और डिपेंडेबल होनी चाहिए, मतलब जो है मतलब ऐसा ना हो कि भाई वो मतलब नुकसान कर दे, इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको ना मिले। रॉन्ग एंड अनक्लियर इंफॉर्मेशन कैन कोज मिस्टेक। अगर आपको गलत या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उससे गलती हो सकती है। बात समझ में आ गई। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई जन्माष्टमी की छुट्टी है, एक इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी, तो आपने भी सोचा ठीक है भी जन्माष्टमी की छुट्टी है। अब जन्माष्टमी का त्योहार क्या हो रहा है, जन्माष्टमी का त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, ठीक। तो आपने पहले दिन क्या करा, जो जब पहले दिन जन्माष्टमी पड़ी आपने उस दिन छुट्टी रख लिया, आप ऑफिस गए नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है जन्माष्टमी की छुट्टी है, ठीक। अब आपको पता चला कि भाई जन्माष्टमी की छुट्टी हमारे ऑफिस में कल है, आज नहीं है, तो आप कहेंगे अरे यार ये तो नुकसान हो गया, मुझे तो कॉलेज जब आप नहीं जाएंगे तो आपका भी काम सफर करेगा, आपको भी नुकसान होगा और बिजनेस को भी नुकसान होगा नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। आपको ये तो पता था जन्माष्टमी की छुट्टी है, लेकिन उसका पूरा वो तो एक डाटा था, आपने उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया। वो जो आपका डाटा, आपको जो इंफॉर्मेशन मिली वो अनक्लियर थी। आपको ने ये नहीं पूछा कि किस डेट की छुट्टी है। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में जब भी किसी त्योहार पर छुट्टी होती है तो वो लिखते हैं भी दीपावली की छुट्टी है इस डेट से इस डेट तक, और इस डेट को आपकी कंपनी या आपका कॉलेज ओपन होगा। सब चीजें लिखी रहती होती है। क्यों, क्योंकि आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन और अनक्लियर इंफॉर्मेशन ना मिले, वरना डाउट हो जाता है। क्लियर है। और देखिए, रिलायबल सिस्टम मेक श्योर द सेम इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अवेलेबल, सो मैनेजर एंड एम्प्लॉय कैन ट्रस्ट इट कंप्लीटली व्हेन मेकिंग प्लान और इंपोर्टेंट डिसीजन। इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सके। बात समझ में आ गई। मान लिया आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, डाटा को जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, मान लो उसने गलत फॉर्मूला लगा दिया, तो जब गलत फॉर्मूला लगा दिया तो इंफॉर्मेशन भी गलत बनेगी, डाटा जो आपने ऑर्गेनाइज किया वो भी गलत हो गया। तो वो गलत डाटा क्या करेगा, वो ना तो रिलायबल होगा ना एक्यूरेट होगा। तो आपको पहले डाटा को अप्लाई करने से पहले ये भी देखना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा कि डाटा एक्यूरेट है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की 2 कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम आगे भेज रहे हैं वो इंटीग्रेशन होना चाहिए। उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंटीग्रेशन होना जरूरी है, हर डिपार्टमेंट को पता होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं भैया। आगे देखिए क्या होगा। आगे आपका यहां पर आता है टाइमलाइन। हाँ, टाइमलाइंस और फ्लेक्सिबिलिटी। टाइमलाइंस और फ्लेक्सिबिलिटी। टाइमलाइंस का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो आपको टाइमली प्रोवाइड हो जाए। मान लिया ऐसा ना हो कि भाई आपको इंफॉर्मेशन की आज आवश्यकता है और वो आ रही है 5 दिन बाद, तो वो तो फिर हमारे किसी काम की नहीं है ना, या नहीं। मान लिया आपका दीपावली का त्योहार है और आपने पहनने के लिए एक अच्छा कुर्ता पजामा ऑर्डर किया कि मैं इस बार दीपावली पे अच्छा कुर्ता पजामा पहनूंगा, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, लेकिन किसी वजह से वो डिले हो गया, वो आया दीपावली के बाद।
तो वो आपके लिए बेकार है। या आपने पटाखे ऑर्डर कर दी, वो पटाखे बाद में आ रही है, लाइटें ऑर्डर कर दी, वो बाद में आ रही है, तो क्या है, बेकार है। अगर चीजें आपके पास टाइमली नहीं पहुंच रही हैं तो वो बेकार है। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर टाइमली नहीं मिल रही है तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि आपको टाइम से इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट तक पहुंचानी चाहिए, ठीक है नहीं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन इज मोस्टली यूजफुल व्हेन इट कम एट द राइट टाइम। इंफॉर्मेशन को हम तभी अच्छे से यूज कर सकते हैं जब वो राइट टाइम पर पहुंच जाए, ठीक। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड रिपोर्ट एंड डाटा क्विकली व्हेन दे आर नीडेड, यानी जब आपको किसी चीज की आवश्यकता है उससे पहले वो चीज आपको मिल जानी चाहिए। मान लिया आपको भूख तो लग रही है लेकिन खाना आपको 2 घंटे बाद मिल रहा है, मुझे बेकार है फिर तो, ठीक है नहीं, तो वो तो आपके लिए बेकार हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है। These help manager act fact solve problem on time and grab new opportunity on business। अगर आपको सब चीजें टाइम से मिल जाएंगी तो आपका प्रोडक्शन टाइम से होगा, आप डिसीजन टाइम से ले पाएंगे, एक्शन टाइम से कर पाएंगे, ये और बिजनेस की ग्रोथ भी फिर आपको टाइम से ही मिलेगी। अगर आप किसी बिजनेस में इंफॉर्मेशन डिले कर रहे हैं तो आपका जो आपका प्रॉफिट है वो भी ऑटोमेटिक डिले हो जाए, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, देखिए आजकल का आज का जो टाइम है, आज का टाइम क्या है, आज का टाइम है भैया मॉडर्न टाइम है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम है। हर साल कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी में आता रहता है, ठीक है नहीं। ज्यादा दूर मत जाओ, जैसे हम पहले बल्ब यूज करते थे, बल्ब के बाद CFL आई, CFL के बाद LED बल्ब आ गया, हो सकता है 1-2 साल में और नया बल्ब आ जाए। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा पहले सूर्य के बल्ब आते थे, लेकिन आजकल सूर्य की ना ट्यूबलाइट दिखती ना कुछ दिखता। क्यों? क्योंकि सूर्य जो थी वो कंपनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, ठीक है नहीं, वो अपनी कंपनी को LED या CFL में कन्वर्ट नहीं कर सके, ठीक। आजकल देखा होगा आपने किस किस कंपनी की LED आती है, उनके कभी बल्ब नहीं आते, ठीक है नहीं। तो हमें क्या है, जो भी हम कंपनी खोल रहे हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसे फ्लेक्सिबल कर सके, चेंज कर सके। देखिए वही चीज है, बिजनेस कीप चेंजिंग ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस में टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है नहीं। कस्टमर नीड, मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज आपको मिलता रहेगा, ठीक। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, पहले छोटा मोबाइल चलता था, नोकिया का 6600 फोन आता था, कुछ ऐसे मानते थे कि पता नहीं क्या है। आज 6600 को कोई भी नहीं पूछता, आज एक से एक टेक्नोलॉजी वाले फोन आ रहे हैं, ठीक है। नोकिया की जो नोकिया कंपनी थी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी तो बंद हो गई। आजकल सैमसंग, रेडमी और भाई आपके आईफोन ये सब बिक रहे हैं, तो नोकिया का फोन कहीं मार्केट में दुकान पर दिखता ही नहीं। ऐसा इसीलिए तो है क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो कस्टमर नीड और मार्केट कंडीशन को भाप नहीं पाया, ठीक। तो इंफॉर्मेशन के लिए अगर वो सही से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता, वो ये देखता कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है, तो नोकिया कभी मार ना खाता। तो उसके मार खाने का तरीका यही था कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो ए फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन इजिली एडजस्ट टू दिस चेंज। जो फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो आसानी से एडजस्ट कर लेता है न्यू टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो इट कंटिन्यू टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंपनी और एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम बिफोर, ठीक। यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, अगर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप क्या करेंगे, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका कंपनी का जो इन्वायरमेंट है या जो कस्टमर की जो नीड है वो टाइम से उसे चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो टाइमलाइंस होनी चाहिए और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे डिसीजन सपोर्ट और फीडबैक मैकेनिज्म। ये दोनों भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। देखिए डिसीजन जो है, आपको देखिए आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जब आप विजडम तक पहुंचते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई हाँ, हम ये पॉलिसी लागू कर रहे हैं, या इस बार हम ये नया करेंगे, या मुझे इस इंफॉर्मेशन से ये मिला है तो हम इस बार अपनी कंपनी में ये काम करने जा रहे हैं। तो डिसीजन आप कोई ना कोई लेते हैं। तो डिसीजन को, जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डिसीजन को सपोर्ट करनी चाहिए। मतलब जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम तो कुछ और कह रहा है और आप डिसीजन कुछ और ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए, द सिस्टम हेल्प मैनेजर एंड एम्प्लॉय मेक बेटर डिसीजन, ठीक। जो सिस्टम यानी विजडम जो होता है, सिस्टम और विजडम एक ही चीज होती है। तो विजडम जो है वो क्या करता है, वो मैनेजर या एम्प्लॉय को बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है।
तो इट गिव समराइज कंपैरिजन एंड रिपोर्ट दैट रिड्यूस कंफ्यूजन। तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम से उसे आप समराइज कर सकते हैं, दूसरे डाटा से कंपैरिजन कर सकते हैं, या उस रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। टू रिड्यूस कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को कम करने के लिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट को दोबारा पढ़ लेते हैं या दूसरी रिपोर्ट से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंफ्यूजन किसी भी तरह का आपको नहीं होना चाहिए। विद दिस सपोर्ट, अगर आपने इन सब चीजों को अच्छे से कर लिया, पीपल कैन चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट होगा। रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, और इंप्रूव द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट होना जरूरी है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के सपोर्टिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना, या इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके डिसीजन को सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। और फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, मान लिया आपने कोई भी डिसीजन लिया, तो डिसीजन लेने के बाद आपको कुछ ना कुछ फीडबैक मिलेगा कि मेरा डिसीजन सही था या गलत था, क्या रहा। तो आप टाइम टू टाइम फीडबैक लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें ये करेक्शन होना चाहिए, तो फीडबैक के हिसाब से आप उसमें टाइम टू टाइम करेक्शन भी करा सकते हैं। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा ना हो कि जो आपने डिसीजन ले लिया, अब आप बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे चेंज ही ना कर पाए, पता चला आपको नुकसान ही झेलना पड़ रहा है या आपको कंपनी बंद करनी पड़ गई। तो फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो फीडबैक मैकेनिज्म सपोर्टिव होना चाहिए, कि फीडबैक के हिसाब से हम अपने डिसीजन को चेंज कर सकें या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें। तो देखिए, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक हाउ वेल द कंपनी इज वर्किंग बाय गिविंग फीडबैक। ठीक, फीडबैक से हम अपनी कंपनी को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। इट कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद टारगेट। मान लिया आपने ये बताया कि भाई मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, तो इस डिसीजन से हमारा प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा। फिर आपने 2 महीने बाद देखा कि भाई एक्चुअल रिजल्ट क्या है, जो हमें एक्चुअल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, और हमें मिलना क्या चाहिए था, हमारा टारगेट क्या था। आप उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अगर आप ये देख रहे हैं कि जितना टारगेट हमने सोचा था उससे ज्यादा टारगेट हमें मिल रहा है, तो आप बड़े खुश होंगे। लेकिन जितना टारगेट सोचा था उतना नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा कि किस तरीके, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो हमें इतना टारगेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप उसे चेंज करेंगे। तो इफ समथिंग इज रॉन्ग, अगर कुछ आपको गलत नजर आ रहा है, इट शो द प्रॉब्लम सो मैनेजर कैन करेक्ट मिस्टेक एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। तो अगर फीडबैक से आपको कुछ गलत नजर आ रहा है तो आप उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और इंप्रूव करके फ्यूचर में परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करेंगे। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी, डिसीजन सपोर्ट और फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए, लास्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड सिक्योरिटी। देखिए, इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, उस पर ज्यादा खर्च ना हो। पता चला इंफॉर्मेशन इतनी महंगी आपने कलेक्ट कर ली, इतना पैसा उसमें लग गया कि प्रोडक्ट महंगा हो गया, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट जो निकल के आएगी वो आएगी तो प्रोडक्ट से, ठीक है नहीं। तो कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका होना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली आप ऐसा ना हो कि इस पर इतनी रिसर्च करा दें कि आपने करोड़ों रुपए लगा दे उसमें, ठीक है नहीं। तो देखिए, ए गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड गिव मोर बेनिफिट देन द मनी स्पेंट ऑन इट। जो हम देखिए, हम कुछ भी काम करा रहे हैं, आप डाटा कलेक्ट करा रहे हैं, उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पैसा तो लगेगा ही, पैसा तो लगेगा ना। आप अगर घर जाके सर्वे कर रहे हैं कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, तो जो घर पे जा रहा है सर्वे कर रहा है वो डेली का आपसे 500 रुपए 1000 रुपए कुछ तो लेगा, तो आप पैसे तो खर्च कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना इन्फॉर्मेशन पर, ऐसा ना हो कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है नहीं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मनी स्पेंड कर रहे हैं वो ज्यादा खर्च ना हो, ठीक। तो इट सेव टाइम, रिड्यूस मिस्टेक, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, देखिए, टाइम को बचत करता है, मिस्टेक को रिड्यूस करता है, इफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो द सिस्टम इज ओनली यूजफुल व्हेन द वैल्यू इट प्रोवाइड इट हायर देन इट्स कॉस्ट। समझ में आ गई बात। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके लिए तभी फायदेमंद है जब जितना पैसा आपने उस पर खर्च किया है वो उससे ज्यादा आपको कमा के दे, तभी फायदा है। मान लिया मैं कॉलेज चला रहा हूं, तो मुझे क्या करना है कि मुझे बीए में एडमिशन करना है। तो बीए में एडमिशन के लिए मैं क्या करूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा बच्चों का, कि जो इस बार इंटर में बच्चे थे उनका डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने किसी से कहा भी मुझे इंटर का डाटा दे दो, उसने कहा हाँ भाई मेरे पास 100 बच्चों का डाटा है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए में दूंगा। अब आप सोचेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन को खरीद रहे हैं। 100 बच्चों का डाटा आपने 1 लाख रुपए में खरीद लिया।
अब 100 में से 100 तो कन्वर्ट नहीं होंगे, 100 में से 10 कन्वर्ट हुए, तो बीए की फीस मान लिया 10,000 रुपए है, तो 10 बच्चों से अगर आप 10,000 रुपए भी लेंगे तो 1 लाख इकट्ठा हुआ। तो 1 लाख आपने इन्फॉर्मेशन पे खर्च कर दिया और 1 लाख रुपए आपके इकट्ठे हुए। तो आप क्या कहेंगे, यार ये तो फायदे का सौदा नहीं हुआ, पैसा मैंने ज्यादा लगा दिया और इतना बेनिफिट मुझे नहीं मिल पाया। तो ये एग्जाम्पल होता है आपका किसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक में कॉस्ट इफेक्टिवनेस का। मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी जो भी आपका डाटा है उसे सिक्योर करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो लीक हो जाए, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को बेच दे या कोई उसका गलत यूज कर ले। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। तो देखिए, सिंस द सिस्टम स्टोर इंपोर्टेंट डाटा इट मस्ट बी सेफ फ्रॉम मिसयूज और थेफ्ट। आपका डाटा चोरी ना हो जाए, कोई उसे मिसयूज ना कर लिए, इसलिए आप उस पर पासवर्ड लगाएंगे। जैसे कि हम अपने लैपटॉप पर ही देखते हैं कि जैसे आप क्या करते हैं, आपके पास कोई लैपटॉप है, कोई सिस्टम है, आप जनरली इस पर क्या करते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं जिससे कि कोई उसका मिसयूज ना कर ले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डाटा का मिसयूज ना हो, उसके लिए आप पासवर्ड या कोई इस तरह का एक्सेस बनाएंगे। थंब इंप्रेशन, आई से भी आपने देखा होगा आजकल जो है, या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, आई रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। तो इन सब का यूज करके आप जो डाटा आपके पास है उसकी सिक्योरिटी भी आपके लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर 10 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम साइकिल। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम साइकिल हम चलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पर। इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो साइकिल होती है उसमें कुछ पास्ट के डाटा का यूज होता है, कुछ प्रेजेंट का और कुछ फ्यूचर का। जैसे अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में देखिएगा, पास्ट में आता है डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए पास्ट का डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, भाई पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में क्या हुआ कंपनी के अंदर, या कस्टमर की क्या नीड थी, या कौन सी कंपनी इस तरह की थी, वो सब डाटा क्या होता है, पास्ट का जो डाटा होता है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं पास्ट के डाटा से लेते हैं, ठीक है नहीं। तो पास्ट में आप क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन और स्टोरेज करेंगे। तो आपकी जो साइकिल शुरू होगी किसकी, इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो पास्ट से शुरू होगी, पास्ट से शुरू होगी। देखिए, द सिस्टम गैदर रो डाटा फ्रॉम पास्ट इवेंट लाइक सेल रिकॉर्ड, स्टूडेंट मार्क, अटेंडेंस और कस्टमर हिस्ट्री, ठीक है नहीं। जैसे कि अगर मुझे मान लिया किसी बच्चे को इंटरनल मार्क्स देने, तो इंटरनल मार्क्स देने के लिए मैं पास्ट में जाऊंगा, भाई उसके सेशनल 1 में कितने नंबर थे, सेशनल 2 में कितने थे, कितने उसने असाइनमेंट सबमिट किए, कितनी उसकी अटेंडेंस थी, उन सब का रिकॉर्ड बनाऊंगा, तब मार्क्स आपको दूंगा। ऐसे तो करूंगा ना। यानी मुझे मार्क्स देने के लिए पास्ट में जाना पड़ा, मुझे क्या करना पड़ा, डाटा कलेक्ट करना पड़ा और स्टोर करना पड़ा, है ना। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है लास्ट ईयर सेल डाटा स्टोर इन द डाटाबेस। जैसे कि किसी कंपनी में मैंने ये डाटा स्टोर किया कि लास्ट ईयर कितनी सेल हुई, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, तो वो क्या हुआ, वो आपका पास्ट का डाटा हुआ। फिर पास्ट के बाद हम चलते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने डाटा कलेक्शन स्टोर किया इसे हम प्रोसेस करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक। क्योंकि डाटा को जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, देखिए करंट डाटा इज प्रोसीड एंड कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, समराइज एंड डैशबोर्ड आर जनरेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद ही वो यूजफुल होता है। तो आप क्या करेंगे, आप डाटा को प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद ही वो यूजफुल होगी आपके लिए। आप वहां से कोई ना कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे, कोई समराइज तैयार करेंगे, कोई डैशबोर्ड तैयार करेंगे जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे कि टुडे सेल रिपोर्ट शोइंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट। जैसे कि आपने क्या किया, आपने जैसे मान लिया आपकी कोई दुकान है, तो आपको पता था कि भी पिछली दीपावली पर मेरी 10 लाख रुपए की सेल हुई थी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास पास्ट का रिकॉर्ड है कि पिछली दीपावली पर 10 लाख की सेल हुई थी और आज दीपावली का दिन है। तो आज शाम आपने क्या किया, आपने चेक किया कि भी पूरे दिन कितनी सेल हुई। तो पूरे दिन जो आप चेक कर रहे हैं सेल को, वो आपका क्या है, वो प्रेजेंट है। आप प्रोसेस कर रहे हैं और रिपोर्ट से उसे मैच कर रहे हैं कि भी इस बार तो आपकी जो सेल है वो घटी या बढ़ी, इन सब चीजों का यहां पर मैच करेंगे। इसके बाद पास्ट और प्रेजेंट के बाद आप चलते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर पर आप डिसीजन और फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि पिछले बार इतनी सेल थी, अब प्रेजेंट में सेल इतनी हुई है, तो इसका मतलब फ्यूचर में इतनी सेल होगी। तो तब जाके ये साइकिल पूरी होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम पास्ट के डाटा को इकट्ठा करेगा, प्रेजेंट में आप उसे यूज करेंगे और फ्यूचर के लिए आप उसे प्लान करेंगे।
तो यहाँ पर आएगा देखिए डिसीजन एंड फोरकास्टिंग, इंफॉर्मेशन इज यूज टू मेक फ्यूचर प्लान, प्रेडिक्शन एंड स्ट्रेटजी। आप जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसे यूज करेंगे फ्यूचर प्लान बनाने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए और स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रेडिकेट नेक्स्ट मंथ सेल ट्रेंड और डिसाइडिंग फ्यूचर पॉलिसी यूजिंग पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा। पास्ट और प्रेजेंट के डाटा से आप फ्यूचर के डाटा को यहाँ पर जो है फ्यूचर की जो भी आपकी पॉलिसी है इसे रेडी करने का काम करें। ठीक है, चलिए तो इंफॉर्मेशन सिस्टम साइकिल में यही है, आपको यही लिखना है कि पास्ट में डाटा कलेक्शन और स्टोरेज होगा, प्रेजेंट में प्रोसेसिंग और रिपोर्ट तैयार होगी और फ्यूचर में डिसीजन और फोरकास्टिंग हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बचा। देखिए एडवांटेज क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बेटर डिसीजन मेकिंग, आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आप कंपनी की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। डाटा मैनेजमेंट, डाटा को आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास कितना भी लार्ज स्केल पर डाटा हो आप उसे किसी ऑर्गेनाइज वे में क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, भाई मैंने बताया था कि भाई आपके जो डिपार्टमेंट होते हैं इसमें इंटीग्रेशन जरूरी होता है, सभी डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट आपके हैं उन सभी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन को पहुंचाना जरूरी होता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आई आप सब जगह उसे भेज दीजिए तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, क्योंकि जब आपके पास डाटा है, जब आप डाटा को मान लिया आपने मेल कर दिया, सब जगह पहुंचा दिया, तो वहां पर पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा, एरर कम हो जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क खत्म हो जाएगा। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम सबको दे रहे हैं तो ना तो वर्क का डुप्लीकेशन होगा, ना एरर होगी और ना ही पेपर वर्क बढ़ेगा। तो यहां से कॉस्ट सेविंग होती है। कंपिटिटिव एडवांटेज होता है, आपके जो कंपटीटर है दूसरी कंपनी से आप हमेशा उनसे आगे रहेंगे अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का सही से यूज करते हैं। और कस्टमर सेटिस्फिकेशन, क्योंकि टाइम पर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से ये भी समझते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर सेटिस्फिकेशन का ध्यान रख रहे हैं। तो ये सारे के सारे एडवांटेज आपको तभी होंगे जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करेंगे। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के 7 एडवांटेज मैंने आपको बता दिए, एक एक दो लाइन मैंने इनकी लिखी हुई है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे पहला डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। क्या है? हाई कॉस्ट। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो कभी कभी इंफॉर्मेशन पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। ठीक, तो अगर उसमें हम ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। ठीक, तो सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव। सिस्टम को या डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड आपका आता है सिक्योरिटी रिस्क। ये सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है कि डाटा चोरी हो सकता है या कोई इसे मिसयूज कर सकता है या डाटा में कोई चेंज कर देगा। मान लो आपके डाटा में किसी ने चेंज कर दिया तब भी आपको नुकसान होगा, तो सिक्योरिटी का रिस्क है। थर्ड है जॉब रिडक्शन। जॉब रिडक्शन, देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी कंपनी में ऑटोमेशन होता है। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हम बता देंगे कि भाई इस मशीन का ये डाटा है, अगर हम इस मशीन का यूज करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मशीन के लगाने से प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन जॉब घट जाएंगे। जब मशीन, आदमी का काम मशीनें करेंगे तो सीधी सी बात है जॉब घटेंगी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से जॉब रिडक्शन होगा। कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज टू यूज मैनेज प्रॉपरली। किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, समझने के लिए आपको ऐसे बंदे चाहिए जो समझ सके, जो उसकी नॉलेज रखते हो। ठीक है नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि यह है क्या। भाई आपने एक डाटा बनाया, एक रिपोर्ट तैयार की, अरे हर रिपोर्ट को हर बंदा थोड़ी समझ लेगा। उस रिपोर्ट को वही तो समझ पाएगा कि जो उसे जानता हो। मान ले भाई कितने पैसे डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ये सब चीजें कौन पढ़ाएगा? जिसे अकाउंट की नॉलेज होगी वही तो समझ सकेगा। ठीक है नहीं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ये इसका डिसएडवांटेज है। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम किस पर काम करता है? ये टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड। ठीक है नहीं, आप सारे के सारे डाटा को कलेक्ट करके ऐसा नहीं कर सकते कि हाथ से उसकी रिपोर्ट तैयार कर ले। कंप्यूटर से रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन, टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को। अगर टाइम टू टाइम आप अपग्रेड नहीं करेंगे
तो भैया कंपनी बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा या लॉस हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, ठीक। और नेक्स्ट आता है प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू, प्राइवेसी इशू क्या है, आपको ये भी डर रहेगा, भाई मान लिया आपसे कस्टमर रिलेशनशिप आपको बनानी है, तो आपने उन सबके मोबाइल नंबर कलेक्ट कर लिए, तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भी किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कोई इसका मिसयूज ना कर ले। कोई किसी का, मान लिया आपने देखा होगा भी कोई किसी का नंबर लेके परेशान करने लगता है किसी को, तो वहां क्या होता है, वो प्राइवेसी इशू आ जाता है। तो देखिए पर्सनल और सेंसिटिव डाटा में बी एक्सपोज इफ नॉट हैंडल केयरफुली। अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो वहां पर आपको प्राइवेसी इशू आएंगे ही आएंगे। तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको आज समझाया, आज मैंने टॉपिक आपको डिस्कस किए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, यहां से आपको एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगले लेक्चर में बात करेंगे, अभी यूनिट 1 के कम से कम मान के चलिए कि 7 लेक्चर आपको मिलेंगे और 7 लेक्चर में आपकी यूनिट पूरी हो जाएगी और आगे का डाटा मैंने आपको बता दिया ऐप पर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।